दोस्तों यस बैंक की अगर बात करें तो यस बैंक के शेयर होल्डर के लिए बहुत जल्द गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी। यानी स्टॉक एक तरफा दौड़ने की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह यह है कि इसकी जो शेयर होल्डर में आप देख सकते हो कि जो क्वांटिटी है बहुत बड़ी है। यानी पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इसके शेयर होल्डर्स है और ऐसे में किसी स्टॉक को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना किसी के बस की बात नहीं है और इसे अपनी चाल के हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। इस समय जो तेजी बन नहीं पा रही है उसके पीछे वजह है लॉक इन पीरियड के तहत जो लॉक थे शेयर बड़ी बड़ी बैंकों के, जिसमें आईसीआईसी बैंक शामिल है, एसबीआई शामिल है, इसके अलावा देखें तो कोटक बैंक शामिल है। इन सब बैंक वाले अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10 रुपये के आसपास शेयर खरीदे हुए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस वजह से तेज़ी बन नहीं पा रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आने वाला है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट है। वैसे अगर आप देखें तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है और यस बैंक ने तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अरे 2-3 साल के बाद आप समझ सकते हो यस बैंक ने जो कुछ किया है वो दूसरी बैंकों से बहुत हटकर है और बहुत आगे है और ये बातें साबित करी है कि यस बैंक का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और दिन रात काम कर रहा है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये एंट्री पॉइंट अच्छा है, इस लेवल पे हमें यस बैंक में खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम डाउ जोन की बात करें तो हमारा बाजार क्लोज होने के बाद जो क्लोजिंग है वो बहुत ही शानदार रही है। 33,762 के स्तर पे जहाँ पे 2.12% की हमें तेजी देखने को मिली है, यानी शानदार तेजी थी डाउ जोन में। S&P 500 की बात करें तो 4,282 के स्तर पे 1.45% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। नेस्डेक कॉम्पोजिट में 13,240 के स्तर पे 1.07% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1830 के स्तर पे 3.56% की बम्पर तेजी, यानी एक तरह से एकदम रजल 2000 इंडेक्स तो फट पड़ा है और ये जो तेजी बनी है इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बाजार में देखने को मिलेगा कल। लेकिन बाजार के लिए जो थोड़ी सी मायूसी है वो ये है कि एफआई बाजार में फिर से अब बिकवाल बन गए। पिछले 2-3 महीनों से वो खरीदारी करते हैं और मई में तो उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की। अब आप देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बिकवाली की है। फ्राइडे को भी उन्होंने 658 को भी इसकी बिकवाली की है और इस वजह से थोड़ा सा बाजार का सेंटीमेंट इस समय बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार को जो साथ मिल रहा है वो है डीआई की तरफ से। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार उन्होंने खरीदारी की है। 2 जून को उन्होंने 581 को भी इसकी नई खरीदारी की है और ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। यस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की क्लोजिंग 16.35 पर रही, जहाँ पे 0.31% की तेज़ी देखने को मिली। तो तेज़ी बड़ी नहीं है, इसके पीछे वजह कि बाजार में भी फ्राइडे को खास तेज़ी नहीं थी और इस वजह से मामूली तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीबीआई ने IL&FS के खिलाफ आप देख सकते हो कि केस फाइल कर दिया है और ये जो है बैंकों के जो सब्सिडीज़ कंपनी IL&FS की, जिन्होंने बहुत सारी बैंकों के साथ करीब 16 बैंकों के साथ में फ्रॉड किया है, जिसमें कैनरा बैंक शामिल है और यस बैंक भी शामिल है। तो ये जो फ्रॉड का मामला है ये देख 2016 से लेकर 2018 के बीच में, जिसमें 6,524 के बीच के लोन का घोटाला किया IL&FS ने। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है IL&FS की सब्सिडीज़ के खिलाफ, जिसमें अलग अलग 19 बैंकों के पैसे के साथ गबन किया गया है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और यस बैंक शामिल है। वैसे फिलहाल आप देख 2018 से इसके ऊपर बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पे जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है IL&FS की जो सर्विस कंपनी है IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और इसके जो डायरेक्टर है करुणाकरण रामचंद, दीपक दास गुप्ता, मुकुंद गजानन सप्रे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिलीप लालचंद भाटिया, इन सब के खिलाफ यहाँ पे चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते जो इन्होंने लोन लिया था वो 2019 के बाद में सारा का सारा NPA घोषित किया गया और बहुत सारी बैंकों को चूना लगाया गया था। अब यहाँ पे सीबीआई यहाँ पे आगे कार्रवाई करेगी और इनसे वसूल करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरबीआई की मीटिंग होने जा रही है 6 और 8 जून के बीच में। आप देख सकते इसमें आरबीआई अपनी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे क्या रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, इसमें सारे डिसीजन लिए जाएंगे, क्या रेट को कम ज़्यादा किया जाएगा, उसको होल्ड रखा जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इससे आगे आने वाले समय रणनीति तय होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय बैंकों का कारोबार तो काफ़ी अच्छा चल रहा है
और आप देख सकते हो कि लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। स्पेशली होम लोन के लिए देखें तो लगातार होम लोन लोग ले रहे हैं, उनको लगता है आगे जाके और प्राइस बढ़ेगी, इस वजह से काफ़ी अच्छी खरीदारी होने लगी, उसका फ़ायदा बैंकों को मिल रहा है और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। लेकिन ये 6 से 8 जून की जो अब मीटिंग होगी उसमें आने वाले समय में रणनीति तय होगी बैंकों की, तो क्या होगा उसको हमें देखना होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आरबीआई इस समय बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। वो किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप देखें तो किसी से कोई गलती होती है तो उसको तुरंत ही उसको फाइन लगाया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और अब यहाँ पे कार्रवाई हुई है, 2.2 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर। आप देख सकते हो कि उन्होंने भी कुछ यहाँ पे फॉल्ट किए हैं, उनके काम करने के तरीके में कोई गलती रह गई है और इसी वजह से इनके ऊपर एक बड़ा फाइन लगाया गया। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से अगर पैनी नज़र से आरबीआई हर बैंक के ऊपर नज़र रखेगी तो आने वाले समय यस बैंक जैसा फिर से मामला उजागर नहीं होगा। लोगों के गाड़ी कमाई के जो पैसे बैंक में होते हैं वो डूबने की संभावना नहीं बनेगी। और इसीलिए आरबीआई ने अब अपनी पॉलिसी को बदल दिया है और बहुत पैनी नज़र से वो हर बैंक के ऊपर ध्यान रख रही है। स्पेशली बैंकों से कहा गया है कि वो जो लोन बांटते समय खास ध्यान दे, आगे जाके उनके लोन है वो डिफ़ॉल्ट न कर जाए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के बाद में ही लोन बांटे। तो कुल मिला के आरबीआई ने जो सख्त कदम उठाया, इसके पीछे वजह यह है कि यूएस की काफ़ी बैंक है जो इस समय देखें तो डूबने के कगार पे ऑलरेडी कुछ डूब चुकी है। तो ऐसे में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम मजबूत रहे, इसलिए आरबीआई लगातार कदम उठा रहे और इसकी वजह से आने वाले समय कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी देखें तो आरबीआई एक नई लाइट वेट पेमेंट सिस्टम पॉलिसी लेके आ रही है, जिसके माध्यम से देखें तो कभी भी कोई अचानक कोई घटना हो जाती है, यानी जैसे कोई युद्ध हो गया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं बाधित हो जाती है। जैसे बाढ़ आ गई बिजली की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई, तब तो ऐसे में एक नया सिस्टम लागू कराना है जिससे यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस सारे सिस्टम तो बंद हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहती है आरबीआई जिसके माध्यम से इमरजेंसी में बैंकिंग सेवाएँ शुरू रहे, लोग अपने पैसे निकाल पाए, अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में कोई उनको तकलीफ ना आए। और इसीलिए कुछ कम कर्मचारियों के दम पर ही एक नई सुविधा लाने की कोशिश करें, जिससे हर आपदा के बीच में भी बैंकिंग सिस्टम चलता रहे। और इसीलिए आरबीआई ने पहल शुरू कर दी है और ये बहुत अच्छी बात है आरबीआई की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है, जिसकी वजह से लोगों की जो असुविधा है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर लिया है। आप देख सकते हो यूपीआई पेमेंट के मामले में 43% का पूरा मार्केट शेयर यस बैंक के पास आ चुका है। यानी यस बैंक ने जो कहा था वो करके दिखाया है। 2020 के बाद में जब से प्रशांत कुमार ने बागडोर संभाली है, उन्होंने एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाया और इसके पीछे वजह है बैंकिंग सिस्टम के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तेज़ी से अपनाना। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज पूरा का पूरा एक तरह से देखें तो पूरे बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें एक तरफ तो पूरी प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक शामिल है और एक तरफ यस बैंक के लिए, जिसके माध्यम से यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे। और ये बहुत तरह से देखें तो एक आने वाले समय में एक इशारा करिए कि जल्द ही यस बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में सबसे ऊपर आने की काबिलियत रखती है। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि यस बैंक के शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वैसे अगर आप देखें तो 2017 से ही यस बैंक का रिटर्न दूसरी बैंकों के मुकाबले कम था। आप देख सकते हो यस बैंक ने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन बीएसई मिड कैप में 48% का पॉजिटिव रिटर्न था और बैंक इंडेक्स में 39% का पॉजिटिव रिटर्न था। 2018 की बात करें तो यस बैंक ने 41% का निगेटिव रिटर्न दिया था, जबकि मिड कैप ने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया और बैंक इंडेक्स ने 5% की पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2019 में आप देख सकते हो यस बैंक का निगेटिव रिटर्न बढ़ के 74% तक चला गया था और मिड कैप में 3% की गिरावट थी, लेकिन बैंक इंडेक्स 20% दौड़ा था। अब 2020 की बात करें तो यस बैंक ने 61% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप ने 19% की तेज़ी बताई और बैंक इंडेक्स में 2% की गिरावट थी। तो लगातार आप देख सकते हो कि यस बैंक का जो रिटर्न है वो निगेटिव था। बात करें अगर हम 2021 की तो यस बैंक ने 23% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप में 39% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और बैंक इंडेक्स 12% दौड़ा। लेकिन 2022 में पूरा गेम चेंज हुआ। आप देख सकते हो यस बैंक ने 50% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप में मात्र 1% की तेज़ी थी और बैंक इंडेक्स में 21% की तेज़ी बनी है। तो 2022 का विनर बन चुका है यस बैंक और अब जो है दिन पलट चुके। आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा, तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको यस बैंक में इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।